वेलकम टू मैथजियो क्लासेस। हम लोग अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपने टेस्ट में देखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस को हम लोग ने कैसे जो है आपके एक तरह से डील किया या किस तरह से उसको जो है हम लोग ने सॉल्व करने की कोशिश करी। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस में किए थे वो हम लोग ने मिलकर के सॉल्व किए थे और उसके बाद आपने टेस्ट दिया। टेस्ट आपने खुद से दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए होंगे जो कि नए होंगे आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि जो है आपके एक तरह से रिवीजन के तौर पर आपको मिले होंगे। फिलहाल जो टेस्ट आपने दिया उसका एनालिसिस अगर हम लोग करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आए और किस तरह से हम लोगों को उसको परफॉर्म करना चाहिए था, तो आते हैं देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन था, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल जिसके शीर्षों के निर्देशांक -3, -2, -2, 3, 3,2 हैं होंगे। तो अब आपने अगर जैसे हमने आपको बताया था कि जो केंद्रक होता है, अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर ये निर्देशांक हैं शीर्षों के, तो केंद्रक का निर्देशांक अगर x और y है तो x की वैल्यू कैसे हम लोग निकालते थे? दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। और y की वैल्यू कैसे निकालते थे? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 ये होता था। तो अब यहां पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको मान लीजिए। इसी फॉर्मूले में अगर हम रख दें तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? अब जैसे x1 x2 x3 ये हो गया -3 -2 और +3, तो -3 प्लस -2 प्लस 3 अपॉन 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आ रहा है -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, -2/3 ये वैल्यू हो गई x की। इसी तरह y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो y1 y2 y3 दैट इज -2 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो गया -2 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3। तो जैसे -3 प्लस 3 कैंसिल हुआ वैसे -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/3 दैट इज 1 ये हो जाएगा। इसलिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे? निर्देशांक x और y जो हो जाएगा -2/3, 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। -2/3 1, इसका मतलब बी वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 4,6 और 3,-8 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हमने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। 4,6 ये है और ये है 3,8। अभी कह रहा है x अक्ष मान लीजिए जा रहा है, तो x एक्सिस पर जो है आपके x की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होती है। तो x एक्सिस अगर है, x एक्सिस पर जो है आप ये कह सकते हैं कि इसकी 0 होती है। m/n का रेशियो आप मान लीजिए, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है। तो अब हम लोग y को निकाल लें। y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला था। तो y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, और इसी से आप इसको निकाल लेंगे। y की वैल्यू कितनी है? 0। m इंटू y1 कितना है? -8 प्लस n इंटू 6 होल अपॉन m प्लस n। m प्लस n इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू -8m प्लस 6n। इसको 8m इधर ले आए, 8m बराबर 6n के, तो 4m बराबर 3n के, n इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो
ये हो जाएगा m/n बराबर 3/4 के, या आप ये कह सकते हैं m/n का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है? तो 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बस आपको यही ध्यान देना होगा, जैसे x एक्सेस पर y का मान 0 होता है, y एक्सेस पर x का मान 0 होता है, और इसी से जो है आपके रेशियो निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, -2, 14, 10, 11, 13 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज कौन सा है या किस तरह का है? अब देखिए, त्रिभुज को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा त्रिभुज है? तीनों अगर हमें भुजाएं पता है, तो तीनों भुजाओं की लेंथ अगर हमें पता हो जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और तीनों भुजाओं को की लेंथ कैसे निकलेगी? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो 3 भुजाएं हम निकालेंगे, तीनों अगर बराबर हैं भुजाएं तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। अगर 2 भुजा बराबर है तो जो है आपके एक तरह से समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, स्केलीन ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होगा तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है देखते हैं। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज कर लीजिए ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। तो ए बी डिस्टेंस अगर हम निकालें तो त्रिभुज का ए बी डिस्टेंस अगर हम देखें, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी के, ये दिया हुआ है निर्देशांक, तो ए बी लेंथ अगर हम निकालेंगे तो 2 - 14 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 10 का होल स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 144। -12 का स्क्वायर 144, ये है -12 का स्क्वायर 144, 144 144 √288। इसको बाहर नहीं निकालते, ऐसे ही छोड़ दीजिए रूट में ही। बीसी लेंथ देख लीजिए, बीसी लेंथ देख लेते हैं। 14 - 11 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 13 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 हो गया ये। फिर एसी लेंथ अगर हम निकालें, एसी लेंथ 2 - 11 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 13 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे 2 - 11 दैट इज 9 का स्क्वायर दैट इज 81, ये 81 हो जाएगा। और ये 15 का स्क्वायर है, तो ये 15 225, तो 225 में 81 अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 10 3, तो √306 हो गया, √306 ये वैल्यू हो गई। अब देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं लेंथ, तो इसलिए पहली चीज तो ये है कि स्केलीन ट्रायंगल होगा, लेकिन उससे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की भी बात हो रही है। तो देखिए क्या ऐसा जो सबसे बड़ी भुजा है, तो √306 का स्क्वायर करने पर क्या ये 288 का स्क्वायर करने पर प्लस √18 का स्क्वायर करने पर क्या ये ट्रू आ रहा है? ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रहा है क्योंकि 306 बराबर 288 प्लस 18 के होगा, क्योंकि 288 प्लस 18 करेंगे 306 आएगा, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसलिए समकोणीय त्रिभुज आपके ये हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये नहीं लग रहा होता तब आंसर क्या हो जाता है? स्केलीन ट्रायंगल हो जाता, विषम बाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं क्या है? अलग अलग। तो विषम बाहु त्रिभुज तो है, लेकिन विशेषकर ये चेक करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 0, 5, 5, 0 और 2, 2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सरल रेखा बनाते हैं
एक त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। फिर वही चीज देखते हैं हम लोग। तो पहली चीज तो हम लोग ये देख लें कि फिर वही चीज, अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, फॉर सपोज कर लिया हमने, तो अगर ये त्रिभुज है तो एबीसी जो आपकी लेंथ है वो जो है, भाई ये त्रिभुज भी हो सकता है एबीसी, और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है जिसमें एबीसी रह रहा है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि ये, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक ऑप्शन दिया, स्ट्रेट लाइन है कि त्रिभुज है, तो उसको इस तरह से पता चलेगा कि एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप ए बी, बी सी और ए सी की लेंथ निकालेंगे, अगर ए बी प्लस बी सी की लेंथ ए सी के बराबर आ जाएगी तो इसके मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और अगर बराबर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अपने आप पता चल जाएगा, तो लेंथ से ही पता चलेगा। ए बी लेंथ पहले निकालें, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, तो 25 √50 हो गया इसका मान। ठीक है, बीसी लेंथ देखिए, बीसी लेंथ क्या हो जाएगा, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो √13 ये हो गया। और AC लेंथ अगर हम निकालें तो AC लेंथ कितना है, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर ये हो गया 4 और 3 का स्क्वायर ये हो गया 13। क्या दो छोटी भुजाओं का योग करने पर तीसरी भुजा बराबर आ रहा है? क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन होता ए बी सी तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होना चाहिए था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होना चाहिए था। क्या ऐसा है? या कोई भी दो भुजा जोड़ने पर तीसरी भुजा आ रही है, तो √13 ऐड करने पर क्या √50 हो जाएगा? नहीं है। इसका मतलब ये लाइन नहीं है, इसका मतलब ये त्रिभुज है। और अगर त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर हैं, और क्या इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर है? पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रहा है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। लेकिन ये ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और दो भुजा बराबर होने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से निकालते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से जो है सॉल्यूशन का मेथड हो जाता है कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि बिंदु ए, बी और सी और डी एक बहुभुज के शीर्ष हो तो वो बहुभुज क्या होगा? स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा। अब देखिए, जो रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम, इसमें लगभग चीजें समानताएं हैं। मतलब चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो दो एडजेसेंट ए बी बी सी, तो ए बी बी सी अगर हम लेंथ निकाल लें तो दो ही से पता चल जाएगा क्या है। क्योंकि अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सम बहुभुज की बात करते हैं तो सम चतुर्भुज की तो भी जो है आपके एक तरह से रोम्बस की बात करते हैं तो भी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो दो एडजेसेंट साइड निकाल लेंगे। एडजेसेंट साइड मतलब ए बी बी सी। अगर दोनों भुजाएं अलग अलग निकल रही तो इसका मतलब या तो आंसर ये होगा या ये होगा। इसका मतलब या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। तो अगर भुजाएं दोनों बराबर हैं एडजेसेंट तो इसका मतलब ये होगा या ये होगा, तो ए और डी होगा। जब हमें मान लीजिए कि हमने ए बी और बी सी निकाला और दोनों भुजाएं अलग अलग आई, तो ये क्लियर हो गया कि आंसर डी और ए नहीं होगा, बी और डी होगा। फिर क्या निकालेंगे? फिर ये निकालेंगे
कि हर एक लाइन के बीच में कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इसलिए इसकी प्रवणता अगर निकालेंगे और इसकी प्रवणता निकालेंगे दो M1 M2, तो इस पर इसका मल्टीप्लीकेशन अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब रेक्टेंगल है, और -1 नहीं आ रहा है, ये -1 नहीं आ रहा है, 90 डिग्री नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसकी हमने प्रवणता लिया M1, इसके लिए M2, और अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो M1 M2 बराबर -1 के नहीं आएगा, और अगर आ गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर आपके पैरेललोग्राम हो जाएगा। वही काम इसके साथ भी करते हैं। अगर AB BC भुजा बराबर हो गई, इसके मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब या तो ये है या ये है, तो इसका मतलब आंसर फिर A होगा या D होगा, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं। फिर इसके साथ वही है कि इसमें 90 डिग्री होता है, तो इसकी कोई भी दो भुजा की प्रवणता निकालेंगे, मान लीजिए M1 M2 निकाला आपने और इसको देखा -1 के बराबर है कि नहीं, -1 के बराबर है तो स्क्वायर होगा, और -1 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। तो दो भुजा निकालना है और दो जो है हमें क्या निकालना है, आपके प्रवणता, और उसी से आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। तो मान लीजिए चतुर्भुज कुछ भी है नहीं पता हमें, A B C D, तो हम AB लेंथ पहले निकालें। AB लेंथ निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और ये भी 36, √72 हो जाएगा। BC लेंथ देख लेते हैं, BC लेंथ कितनी होगी। BC लेंथ अगर देखें तो 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, यहां पे 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 √18। इसका मतलब AB और BC भुजा अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब फिर चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसका मतलब स्क्वायर और रोम्बस आंसर नहीं होगा। अब आंसर या तो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -1 के बराबर अगर आता है तो 90 डिग्री है, और अगर 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल है। अगर -1 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पहले प्रवणता निकाल लें AB की, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हो जाएगा 6/6, दैट इज इक्वल टू 1 के। फिर प्रवणता अगर हम BC की निकालें, BC लेंथ, तो BC लेंथ कितना हो जाएगा, y2 - y1 दैट इज 5 - 8 अपॉन 7 - 4, तो ये हो रहा है -8 - 3 अपॉन 3, जो कि -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखिए MAB इंटू MBC, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, -1 के बराबर। अब -1 के बराबर आ रहा है, इसके मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। 90 डिग्री अगर है तो क्या हो गया, रेक्टेंगल आंसर हो गया, आयत हो गया। तो दो भुजा और दोनों की प्रवणता निकालना है, बस इतनी चीज देखिए। दोनों भुजा अगर बराबर है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजा अनइक्वल है, इसके मतलब अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, तो इसके मतलब क्या हुआ, आंसर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम होगा। तो सब निकालने की जरूरत नहीं है, सब निकालेंगे तो भी आपको ऐसे मिलेगा, और दो से भी निकाल देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ये मिल गया, इसके मतलब कि दो भुजा निकाली, उससे हमें क्लियर हो गया कि आंसर AD है या फिर BC है, क्योंकि दोनों अलग अलग भुजाएं हैं। AB BC बराबर नहीं है, इसका मतलब कि वर्ग नहीं हो सकता और समचतुर्भुज नहीं हो सकता, रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों हैं, और इन दोनों में क्या जो है आपके प्रवणता, अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 हो रही है तो क्या हो जाएगा, तब ये 90 डिग्री होगा दोनों के बीच में।
तो ये जो है इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, यदि एक त्रिभुज जो कि बी पर समकोण है, समकोण बनाता है कि शीर्ष ए 2,1, बी -3,1 और सी -3,4 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए एरिया निकालना है, बी पर समकोण है, इसका मतलब ए बी सी ए हो गया। ए क्या है? 2,1, बी क्या है? -3,1 और सी क्या है? -3,4। ठीक है। अब देखिए, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो बेस इसको मान लें और हाइट इसको मान लें, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, क्योंकि ये अगर आधार है तो ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई, क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री है। तो हम क्या निकालें? पहले ए बी लेंथ निकाल लें, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी लेंथ। तो 2 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि 5 हो जाएगा। फिर बीसी लेंथ अगर हम निकालें तो बीसी लेंथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, अब 1 - 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो जो कि हो जाएगा 3। ये हो गया। अब आप एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये वैल्यू होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ये क्या हो जाएगा? हाफ बेस कितना हो गया? बेस आपने जो है आपके बीसी को माना है, तो ये हो गया 3 इंटू हाइट 5, तो ये हो गया 15/2, या इसी को आप क्या लिखेंगे? 7.5। ये आपके क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एरिया जो है आपके ट्रायंगल का इस तरह से निकल आएगा। एक तरीका तो ये है इसको निकालने का, राइट एंगल इसीलिए बता दिया गया था कि आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो एक तरीका और था आपके पास, वो क्या था? वो था आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला जो हम लोग लगाते थे उससे भी आप लगा सकते हैं। तो ये तो अभी हमने कॉन्सेप्ट लगाया हाफ बेस इंटू हाइट का, क्योंकि बी पर ये कह चुका था कि 90 डिग्री है। अगर बी पे 90 डिग्री है तो बीसी अगर हम बेस मानेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा? उसकी हाइट हो जाएगी। हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल दिया। अब देखिए हम दूसरी तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूले से। अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तब देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा। फॉर्मूले से अगर निकालें तो एरिया, फॉर्मूला क्या था? हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपके फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से, और ये मॉड में फॉर्मूला होता है, तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं हम लोग, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो। x1 हमने मान लिया 2 इंटू 1 - 4 प्लस x2 जो कि -3 है, y3 दैट इज 4 - 1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? -3 और y1 1 - 1। तो ये हो गया हाफ 2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 0, तो हाफ ये हो जाएगा -6 और -9, -6 - 9 -15, ये हो जाएगा मॉड में -15/2, जो कि क्या हो जाएगा? 7.5। क्योंकि मॉड में है, ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है? मॉड में होता है।
बॉन्ड होने के बाद पॉजिटिव, तो ये 7.5 इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और चाहे हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल दीजिए, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट हमने क्यों प्रेफर किया, क्योंकि ये कह रहा था समकोणीय त्रिभुज है। तो समकोणीय त्रिभुज होने का मतलब हमें सिर्फ 2 ही भुजा निकालनी थी, बेस और हाइट। अब बेस हमें पता है क्योंकि बी पर समकोण है, तो बीसी अगर हमने बेस कर दिया तो ए बी क्या हो जाएगा, उसकी हाइट हो जाएगी। अगर हम ए बी बेस कर देंगे तो बीसी उस पर हाइट हो जाएगी। जिसका मतलब आपको ये क्लियर है कि निकालना क्या था, कौन सी भुजा निकालनी थी, उससे आपको क्लियर हो जाता है ये। नेक्स्ट है देखिए, यदि बिंदु x, 9, 0,1 और -6, -7 संरेख है तो x का मान कितना होगा। संरेख होने का मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा पर स्थित होना तीनों पॉइंट का। तो अगर हम x, 9 ये एक निर्देशांक है, दूसरा 1, 0,1, तीसरा है -6, -7 ABC। दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। पहली चीज, अगर हम ABC पॉइंट को मिलाएं तो त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल का अगर हम क्षेत्रफल निकालें इन पॉइंट्स को लेकर के, तो क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्षेत्रफल 0 होगा ट्रायंगल का। क्यों, क्योंकि अगर एक संरेखी है तो एक सीधी रेखा पे अगर तीनों पॉइंट है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए ABC इस जो है आपके शीर्षों को रख लीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जो है वहां पर बता दीजिए कि हाँ क्षेत्रफल क्या होगा या किस तरह से निकलेगा। तो अब क्षेत्रफल को 0 रख करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो आसान है वो क्या है, सीधे सीधे इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो जितना झुकाव इसका होगा उतना ही झुकाव इसका भी होगा, तो AB और BC की प्रवणता बराबर कर दीजिए तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोनों कॉन्सेप्ट से हम निकाल के दिखाते हैं। पहले हम त्रिभुज निकालते हैं। तो त्रिभुज का फॉर्मूला अगर हम देखें तो हाफ वही है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी को लगाते हैं, क्षेत्रफल 0 होगा, इसका 0 क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोलिनियर है, तो इसका क्षेत्रफल 0 निकलेगा। x1 की जगह x आ जाएगा, x y2 माइनस y1 प्लस x2 की लेंथ कितनी है, ये है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा अंदर भी, और फिर है -6, ये है 9 माइनस 1, ये है। तो ये हो गया 0, 2 इधर चला आएगा, ये 0 पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 0 और ये है 6 8 48 माइनस 48। इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 8x बराबर 48 के, 8 से कैंसिल कर दीजिए, x बराबर 6 के आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप 0 कर दीजिए, क्योंकि अगर लाइन एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट हैं तो त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज बनेगा नहीं तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों पॉइंट्स को रख करके जो है आपके वर्टेक्स को रख करके जो है क्षेत्रफल को 0 करा दें और 0 बना देंगे तो इस तरह से निकल आएगा। तो एक हमारा मेथड ये हो जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का हमारा क्या हो सकता है, देखिए बस कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, और ये अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत आसानी से बहुत इजीली आप निकाल लेंगे। अब यही चीज हमने क्या किया, प्रवणता AB और BC को देख लें। तो प्रवणता अगर AB और BC है, बराबर है, तो ये कोलिनियर है, और प्रवणता अगर आप इसकी निकाल देंगे तो फिर आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 9 अपॉन 0 माइनस x बराबर हो जाएगा -7 माइनस 1 अपॉन -6 माइनस 0। तो ये हो जाएगा -8 अपॉन -x बराबर -8 अपॉन -6।
आप देखेंगे -8 कैंसिल, ये x बराबर 6 के है। तो x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 6 के। तो दो तरीका है और ये ज्यादा इजी तरीका होता है प्रवणता वाला निकालना। तो प्रवणता को अगर आप निकालते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को जो भी क्वेश्चन निकालना है या जो भी चीजें निकालनी है बहुत आसान हो जाती हैं अगर आप थोड़ा सा इसको जो है ध्यान दें। तो पहली चीज बस ये ध्यान रखिए कि अगर कोलिनियर पॉइंट कह रहा है कि ये संरेख है, संरेख मतलब एक ही रेखा पे है, तो अगर एक ही रेखा पे तीनों पॉइंट है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। चाहे तो इस कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके, और या फिर क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो जो इसकी प्रवणता होगी वही इसकी प्रवणता होगी, ग्रेडियंट सेम होगा, तो इसलिए AB की प्रवणता BC की प्रवणता के बराबर कर दिया। चाहे AB की प्रवणता BC के बराबर करिए या AB की प्रवणता AC की बराबर भी कर सकते हैं, कोई दो प्रवणता को बराबर कर दीजिए, अपने आप x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये जो है आपके तरीका हो जाता है इसको निकालने का। अब जैसे AB की प्रवणता AC के बराबर क्यों नहीं किया, क्योंकि AB की जब प्रवणता निकालेंगे तो यहां x फैक्टर है जो कि हमें निकालना है, और AC जब आप निकालेंगे प्रवणता तो भी x आ जाएगा, तो दोनों तरफ x आ जाएगा। लेकिन आपने देखा AB की प्रवणता में तो x आएगा, लेकिन इधर BC की प्रवणता दोनों पता है, तो इसलिए यहां वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिभुज के दो शीर्ष 3,5 और -4,6 है। त्रिभुज का केंद्रक 4,3 है, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग ने किया था, जैसे एक है 3,5 वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स है -4 -6, तीसरा वर्टेक्स XY मान लीजिए, और केंद्रक जो है ये आपको दिया है 4,3, ये दिया है, ये x3 y3 निकालना है आपको, xy दिया हुआ है। तब यहां पे आपको ध्यान होगा, हम लोग फॉर्मूला क्या लगे, x बराबर x1 + x2 + x3 बाय 3, ये हमने लगाया था। x की वैल्यू देखिए कितनी है, दैट इज 4, बराबर x1 दैट इज 3 प्लस x2 की वैल्यू -4, x3 निकालना है अपॉन 3, इसको इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा 12 बराबर -1 + x3, और -1 को इधर ले लें तो x3 बराबर क्या हो जाएगा 13 के, इसलिए x3 का मान 13 आ गया। तो इसका मतलब पहले 13 है x की वैल्यू, तो इसका मतलब आंसर या तो ये होगा और या ये होगा, तो बी डी में एक आंसर है। y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू अगर हम निकालें तो y1 + y2 + y3 अपॉन 3 ये हो जाएगा। ये आपका, इसमें y की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, बराबर y1 ये है 5, y2 -6 प्लस y3 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 9 बराबर -1 प्लस y3, -1 इधर आकर के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो y3 बराबर हो जाएगा 10 के। तो x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 10, तो 13 और 10 ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसलिए तीसरा शीर्ष क्या है 13,10, तो x3 y3 की वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो ये जो है आपके, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th है x - y + 1 बराबर 0 और x + y - 2 बराबर 0 दो सरल रेखाओं के समीकरण हैं। इन रेखाओं के बीच का कोण की माप है। दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये निकालना है आपको। तो पहली चीज अगर हम लोग देखें तो x - y + 1 बराबर 0 के,
और दूसरे को देखें अगर हम x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अगर आप ध्यान दीजिए तो x का कोफिशिएंट 1 है, वो y के पास पहुंच गया, y का कोफिशिएंट 1 है जो x के पास पहुंच गया, और y का साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया, इसलिए दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो एक लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के अगर है, तो दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 के, ये हो जाएगी। तो इसके मतलब दोनों के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री। और चाहे तो आप निकाल करके देख लीजिए, इसको निकाल करके देख लेते हैं। देखिए अगर आपको सीधे देख करके ही हमने आपको बता दिया, x का कोफिशिएंट y के पास पहुंचा, y का कोफिशिएंट x के पास पहुंचा और y का साइन चेंज हो गया, तो साइन चेंज होने से ही इंडिकेशन हो गया कि क्या हो गया, ये लंबवत है। अब इसे प्रूफ करना है तो कैसे निकालेंगे, इसकी प्रवणता निकालने, इसकी प्रवणता निकालने, m1 m2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 अगर निकलता है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करें, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को इधर ले आए तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 है, m की प्रवणता, इसकी प्रवणता कितनी हो गई, 1। फिर इसकी देखें y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2, दूसरा इक्वेशन, और इस y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम इसको कंपेयर करें, m की वैल्यू यहाँ -1 आ रही है, m2 की वैल्यू -1, क्योंकि m1 इंटू m2 को मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा है, इसलिए दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए 90 डिग्री दोनों के बीच का कोण हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोण को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देख करके ही समझ में आ रहा है आपको कि हाँ वैल्यू क्या होगी या किस तरह से निकल रही जाती है। और अगर आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इसको एंगल निकालना ही चाहते हैं, अगर आप इस तरह से प्रूफ नहीं करना चाहते हैं, तो एक तरीका और हमने आपको बताया था, वो क्या था, वो तरीका ये था कि एक फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला लगा दिए। तो tan थीटा दो के बीच में कितना कोण होगा, m1 माइनस m2 1 माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 अपॉन 0। 2 अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, इसलिए tan थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड कब होती है, tan 90 पर, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री निकल आएगी। तो चाहे तो m1 m2 निकाल करके और तब आप इसको, और नहीं तो यहीं पे देखने पे लग रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो -1 आ रहा है, तो इसलिए आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। और नहीं तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि दो किसी भी लाइन के बीच में कितना कोण बनेगा, तो दोनों की प्रवणता निकाल करके इसमें रख दीजिए m1 m2 की जगह, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि दोनों लाइन के बीच में कितने कोण का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी का समीकरण 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 है। ए का निर्देशांक 3,4 है। ए से बीसी पर लंब की लंबाई कितनी होगी? ए है, ये बीसी है। बीसी का समीकरण दिया है 3x प्लस 4y प्लस 5 प्लस 5 बराबर 0 के, ये दिया हुआ है। और ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3,4 ये वैल्यू। तो ए से इसके ऊपर लंब डालना है, ए से यहां पे लंब डालना है परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर जो हाइट है इसको निकालना है। तो ये h कैसे निकालते थे? तो 3 इंटू x की जगह क्या रखेंगे? दैट इज 3 प्लस 4 इंटू y की जगह 4 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट
x का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 4 का स्क्वायर, ये मॉड में वैल्यू निकलेगी, जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव होगी। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 5 अपॉन 5, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट में 5 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 25 30 बाय 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 6 के, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इकाई। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो शीर्ष से इस जो है आधार पर पड़ने वाले लंब की लंबाई पूछ रहा था, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। तो किसी बिंदु से किसी रेखा तक की दूरी का वही फॉर्मूला लगाया गया है कि दूरी कैसे निकालते हैं, किस पॉइंट से जो है आपके इस लाइन पर कितनी डिस्टेंस होगी, तो इसको आपने निकाला तो 6 इकाई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए समानांतर सीधी रेखाएं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 के और 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0 के बीच की दूरी कितनी है। जब दूरी हम आपको निकलवा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसका साइन अगर सेम है तो इसका मतलब ओरिजिन के एक ही ओर है, ये ओरिजिन ये है तो एक रेखा ये है दूसरी रेखा ये है। तो ओरिजिन से यहां तक की दूरी, ओरिजिन से यहां तक की दूरी दोनों निकाल करके डिस्टेंस जो है, तो ये दूरी अगर मान लीजिए d1 है और ये दूरी जो है d2 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये d1 माइनस d2 हो जाएगी। अगर दोनों एक ही तरफ है ओरिजिन के 0,0 के, और हमने आपको बताया था अगर ये डिफरेंट साइन है, दोनों माइनस माइनस ना होकर के एक प्लस एक माइनस होता, तो अगर अलग अलग साइन है तो अलग अलग साइन होने में क्या होता है कि फिर ये दोनों ओरिजिन से डिफरेंट तरफ है। तो ओरिजिन से अगर अलग अलग तरफ है तो फिर d1 प्लस d2 हो जाता, जो आप क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो अब देखिए पहले हम d1 डिस्टेंस निकालते हैं, d2 डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ओरिजिन से दूरी, तो 3,0 प्लस 4,0 माइनस 6 अपॉन, क्योंकि ये बड़ी डिस्टेंस है इसलिए दूर ज्यादा है, ये 6 5 से अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये इसमें आएगा तो ये कितना हो जाएगा 6/5। इसी तरह d2 अगर हम निकालें तो d2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी मॉड में है। तो जब मॉड में है तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/5, तो ये 6/5, ये 5/5। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस d बराबर क्या हो जाएगा d1 माइनस d2, दोनों का अंतर, तो 6/5 माइनस 5/5 जो कि कितना हो जाएगा 1/5, तो 1/5 दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, तो d वाला ये केस हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, एक रेखा जो कि बिंदु -3,4 से गुजरती है तथा 2,0 तथा -4,3 से गुजरने वाली रेखा के समानांतर है का समीकरण है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर हम समझ लें तो बहुत आसानी से बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि इस रेखा जिसका जो -3,4 से गुजर रही है इसका आपको समीकरण निकालना है, और ये जो रेखा है वो एक दूसरी रेखा के पैरेलल है, समानांतर है, जो दो बिंदुओं से होकर गुजर रही है 2,0 और एक और पॉइंट है -4,3। तो इसका समीकरण निकालना है जो कि -3,4 से गुजर रही है और 2,0 -4,3 से गुजरने वाली रेखा के ये समानांतर है। अगर समानांतर है तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों की क्या होगी, बराबर होगी।
तो इन दो पॉइंट से इसकी प्रवणता निकल आएगी, ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट इसका होगा वही इसका होगा। और जब m पता है और एक बिंदु पता है तो हम लोग y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले हम m निकाल लें। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जो है हम लोगों का जो है फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 0 अपॉन माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू कितनी निकली? दैट इज 3 अपॉन माइनस 6, जो कि माइनस 1/2 आ रही है। तो प्रवणता इसकी माइनस 1/2 है तो इसकी भी माइनस 1/2 है। अब देखिए y माइनस y1 किसी एक बिंदु से अगर ये गुजर रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? x माइनस x1। तो उस रेखा का समीकरण जो किसी बिंदु से निकले होकर के जाए x1 y1 और जिसकी प्रवणता m पता हो, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो y माइनस y1, ये पॉइंट कितना है? 4, दैट इज m कितना है? माइनस 1/2 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस 3। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2y माइनस 8 बराबर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और ये है प्लस 3, तो माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, जिसमें सभी वैल्यू को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर माइनस 8 को अगर हम इधर ले आए तो प्लस 8 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5 हो जाएगा। तो ये आपके इक्वेशन हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 5 के इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 5 के, ये वाला आ रहा है, तो b वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को खाली समझना होता है। इस रेखा का समीकरण निकालना था जो 3 माइनस 3,4 से गुजर रही है, और ये रेखा इस रेखा के समानांतर है जो इन दो बिंदुओं से गुजर रही है। तो समानांतर होने का मतलब दोनों की प्रवणता सेम, ग्रेडियंट सेम। इसकी ग्रेडियंट कैसे निकाला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही प्रवणता इसकी भी हो जाएगी। जब m पता है और एक बिंदु पता है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 में, जिससे कि हमें इक्वेशन मिल जाएगा। इसका समीकरण क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने देखिए क्या क्या चीजें बताई थी आपको। हमने ये बताया था कि जब भी ग्राफ आप प्लॉट करें तो इसमें कम से कम 3 पॉइंट को जो है आपको बना लें, एटलीस्ट 3 पॉइंट आप देख लें। इसको यहां पे बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए, प्लस 1 रख दीजिए, माइनस 1 रख दीजिए। तो x की वैल्यू 0, जैसे ये कहा है, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। x की वैल्यू प्लस 1 है तो ये भी प्लस 1 हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस 1 है तो भी ये प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इस तरह से ये है। अब देखिए 0,0 0,0 ये पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है 1 और 1, 1 और 1, ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हुआ -1 और 1, -1 x पर और 1, ये हुआ। तीनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है। तो ये जो है आपके सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन ये इस डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये जो है आपके लाइन बन रही y इज इक्वल टू मॉड x की। तो मॉड x का आपने ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने आपको बताया है कि कोई भी 3 वैल्यूज ले लीजिए, कम से कम 3 वैल्यू। 3 वैल्यू से आपके सारी जो है ग्राफ अपने आप बन जाते हैं। और कोशिश करिए कि एक x को 0 माना करिए, एक पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, एक नेगेटिव वैल्यू लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। इससे आपको ग्राफ पता चल जाएगा कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या है। तो ये वाला ग्राफ हो गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। फिर देखिए ग्राफ है y इज इक्वल टू
x माइनस मॉड x का ग्राफ, इसको बना लेते हैं। x है, y है, 0 रख दीजिए, +1 रख दीजिए, -1 रख दीजिए, देख लेते हैं। x की वैल्यू 0 तो y भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू +1 तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर -1 है तो -1 -2 हो जाएगा। ये आपके ग्राफ हुआ। अब देखिए इसको अगर हम लोग प्लॉट करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पहला जो आपके पॉइंट मिल रहा है 0,0 0,0 ये पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है x = 1 y = 0, x = 1 y = 0, एक ये पॉइंट मिला। और x = -1 y = -2, x = -1 y = -2, एक ये ग्राफ हुआ। इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो ये ऐसे बनेगा, ये ग्राफ बन रहा है। तो वो y = x माइनस x का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन से आप इस ग्राफ को निकाल सकते हैं। तो इसलिए y = x माइनस मॉड x का ग्राफ जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y = 2x + 2, y = 2x + 2 से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है? अब ये हो सकता है कि दूर है, आपको ना दिखाई पड़े, छोटा है, तो हम बड़ा करके बता देते हैं। जैसे ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया है 2 पॉइंट दिए हैं कि ये 0,1 से ये पास हो रहा है और ये है 1,0 से पास हो रहा है। तो अगर ए ग्राफ, तो अगर ये ग्राफ इस लाइन का है तो इन पॉइंट्स को रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 और 0 रख करके देखिए। तो ए विकल्प के अनुसार अगर हम इसको y की जगह 0 और x की जगह 1 रखें तो ये 2 + 2, तो ये आपके फॉल्स है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ए विकल्प के अनुसार, इसलिए ए आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब ये आंसर नहीं है। अब बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में ग्राफ ये जा रहा है, एक पॉइंट ये दिखा रहा है 0,2 है और एक पॉइंट ये दिखा रहा है -1 0 है। अब ये दोनों पॉइंट्स देख लीजिए। अगर हम इसमें रखते हैं बी के हिसाब से, पहले हम 0 और 2 रखते हैं, तो x की जगह 0 और y की जगह 2 रखें, तो 2 = 0 + 2, तो सही है, ट्रू है। -1 और 0 रखें अगर हम, तो x की जगह -1 और y की जगह 0, तो 0 = -2 + 2, ये भी सही है। ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके मतलब बी वाला आंसर है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये बी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि 0,2 और -1,0 दोनों से ये पास कर रहा है, तो इसलिए y = 2x + 2 का ग्राफ जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो लाइन यहां से होकर के जा रही है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 1,2 और 4,6 के बीच की दूरी होगी, तो कितनी दूरी होगी ये आपको निकालना है। तो डिस्टेंस अगर हम लोग निकालें तो फॉर्मूला हमें पता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूला हो जाता है। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर ये हो गया और 2 - 6 का होल स्क्वायर ये हो गया, जो कि कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर दैट इज 16, जो कि √25 हो जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए 5 यूनिट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूरी आप निकाल रहे हैं और दूरी किसमें निकलती है, पॉजिटिव, इसलिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी दूरी है, 5 इकाई की दूरी है। तो 5 यूनिट की जो है आपके दूरी दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक त्रिभुज जो कि C पर समकोण बनाता है कि शीर्ष -2,5 और B 4,1 और C -2,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाया था इस पे, और यही क्वेश्चन का जो है आपके एक तरह से दो मेथड हमने आपको बताया था, वही दो मेथड से फिर लगा सकते हैं आप इसे। कह रहा है ये C पर समकोण है, तो इसका मतलब ये A B C हो गया। अब C पर समकोण है ये, तो और इसके शीर्ष जो है वो -2,5 A, फिर B है 4,1 और फिर C है -2,1। तो हमने दो तरीका देखिए बताया था आपको इसको सॉल्व करने का। एक तरीका इसका फॉर्मूला, दूसरा तरीका हाफ बेस इंटू हाइट। क्योंकि 90 डिग्री ये शो कर रहा है तो ये हो गया बेस और ये जो हो गया इसका हाइट हो गया। तो बेस क्या हो जाएगा, AC डिस्टेंस निकाल दें, हाइट क्या निकाल दें, BC डिस्टेंस निकाल दें, तो हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले हम फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ जो फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये मेन फॉर्मूला है। और इसको पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स इसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो हाफ x1 की वैल्यू अगर हम लें तो -2 है, तो -2 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू 4 है, y3 दैट इज 1 माइनस 5 ये हो गया, फिर -2 इंटू ये हो गया 5 माइनस 1 ये आपकी वैल्यू हो गई। अब देखिए ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है एरिया हाफ इंटू ये हो गया -2, ये हो गया 4 इंटू -16 ये वैल्यू हो गई, और -8 ये वैल्यू हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है आपके इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो -2 -16 और -8, तो ये हो गई 2 16 18 26। तो 26/2 जो है आपकी वैल्यू मॉड में होगी, जो कि 13 यूनिट इसका जो है आपके आंसर आ जाएगा। देखिए हम यहीं से एरर हो गई। ये -2 इंटू y2 माइनस y3, 1 माइनस 1 होगा, यहाँ 1 माइनस 0 नहीं होगा, ये है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू -2 ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 है, 0। तो ये हो जाएगा 24/2, 24/2 जो कि क्या हो जाएगा 12 यूनिट, ये 12 यूनिट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है आपके एक तरह से फॉर्मूले से आपने निकाला और चाहे डिस्टेंस से आप निकाल लीजिए, तो इसके मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हो गया, C। तो ये क्या है, ये हमने फॉर्मूले के बेस पर निकाला है कि कैसे जो है आपके क्वेश्चन निकलेगा। तो ये फॉर्मूला बेस आपने फॉर्म, इसको x1 y1 माना A को, इसको x2 y2 माना है, इसको x3 y3 माना है ABC को। तो इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा है कि जो ABC पर समकोण है, तो इसको जो है आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 12 यूनिट ये निकला। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन को निकालेंगे किस फॉर्मूले से, हाफ बेस इंटू हाइट से। बेस अगर हम निकाल रहे हैं तो इसके मतलब हमें AC डिस्टेंस चाहिए, और हाइट अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें BC डिस्टेंस चाहिए। तो हम AC और BC डिस्टेंस निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो अब देखिए दूसरा मेथड जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सेकंड मेथड देखिए, हम पहले AC डिस्टेंस निकाल लें। AC डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट
-2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो -2 + 2 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। फिर आपका BC आ रहा है, BC लेंथ देख लें। तो BC लेंथ कैसे निकलेंगे, फिर उसके बाद 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर जो कि 6 हो जाएगा। अब जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। और बेस क्या है, बेस जो है वो AC है और हाइट जो है वो BC है। दोनों की डिस्टेंस निकल ही आई है, तो AC डिस्टेंस कितनी निकली, 4, और BC की लेंथ कितनी निकली है, 6। 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 6 2 12 यूनिट आपका एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया को अगर आप देखेंगे तो C वाला आंसर हो जाएगा। तो एरिया निकालने का एक ये तरीका है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 तरह के क्वेश्चन हो गए। तो इसी पैटर्न पे हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया है। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे आप फॉर्मूला लगाएं ट्रायंगल वाला, और चाहे हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ आप कौन सा जो है आपके चीज अपना रहे हैं। तो जो आप जो है आपके एक तरह से यूज करना चाहते हैं, जो मेथड यूज करना चाहते हैं, उससे आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में चॉइस है आपके पास, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं कि आपको इसी तरह करना है। जो आपको आसान लगता है, जो बेहतर लगता है, हाफ बेस इंटू हाइट से अच्छा लगता है, आप उससे लगा दीजिए, या फॉर्मूले से। इसमें थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा क्योंकि आपको दोनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब हाफ बेस इंटू हाइट। लगभग समय उतना ही लगेगा। और वो फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, जो हम लोग ट्राइंगल के क्षेत्रफल को निकालते हैं।